ये सारे जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, बट हमने इसको एज ए नाउन यूज किया है, टेकन। ऐसे अगर पोज मार दिया तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो शाहरुख खान है, बोल देते हैं, बट शाहरुख खान तो है नहीं, क्योंकि अभी डिफाइन हो गया है। आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। जब हम कॉमन नाउन को यूज करें उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रेफर करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, द बी मैन इन हिम हैज गॉट कंट्रोल ऑफ हिज सेंस। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल का लेक्चर नंबर 5 है। तो अब तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, जरा उसको रिकॉल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था कि जो द आर्टिकल है, अगर हम उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। मैंने ये कहा था कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं सिलेक्शन करने के लिए या फिर चूज करने के लिए, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि विच इज द इजियर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। मैंने क्या लिखा, विच इज द इजियर लैंग्वेज। यहाँ हमने इजियर के साथ क्या लिखा है, द आर्टिकल लिखा, क्योंकि हमने सिलेक्शन करने के लिए यूज किया। फिर वैसे लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, हिंदी इज द इजियर ऑफ दिस टू लैंग्वेज। तो मैंने ये बताया था कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज सिलेक्शन करने के लिए या फिर चॉइस करने के लिए करें, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लिखते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज सिलेक्शन या चॉइस करने के लिए किया। तो इन जनरल अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, या फिर ऑफ प्रीपोजिशन के साथ करें, तो मोस्ट ऑफ द केस में वो कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो सिलेक्शन या चॉइस करने के लिए होता है। ठीक, उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज को शो करने के लिए करें जो कि प्रोपोर्शनल हो, जैसे द हायर वी गो द कूलर यू फील, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। जैसे एक बढ़ रहा है, हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे, दोनों बढ़ा साथ साथ में। एक क्या है, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होगा। तो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज को शो करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और अगर कंपैरेटिव डिग्री वहां हम यूज कर रहे हैं तो उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द आर्टिकल भी यूज करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर हम किसी नाउन के साथ ऑर्डिनल यूज करते हैं, तो ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल वो वर्ड होते हैं जो फिक्स पोजीशन को या फिर फिक्स पॉइंट को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो फिक्स पोजीशन क्या होता है, फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि वह तीसरे स्थान पर है, वह थर्ड आया, उसका ऑल इंडिया रैंक 302, तो एक फिक्स पॉइंट है, वो 302 है, एक पार्टिकुलर है। ठीक है, सेकेंड रैंक, फर्स्ट रैंक, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, थर्ड, दीज आर ऑर्डिनल्स। मैंने लिखा था ही कम्स, ही कैम सेकेंड इन हिज क्लास, ही इज द थर्ड क्रिकेटर इस क्रिकेट टीम। तो यहाँ हमने थर्ड के साथ द आर्टिकल इसलिए लिखा क्योंकि मैंने एक ऑर्डिनल लिखा, और जैसे ही हम किसी नाउन के साथ ऑर्डिनल लिखते हैं तो वो नाउन डिफाइन हो जाता है। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे रॉन्ग है, राइट है, सेम है, वेरी है। जैसे ही इज द वेरी पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, मैंने लिखा ही इज द वेरी पर्सन, यहाँ वेरी का मीनिंग सेम निकल रहा है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, अगर हम किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तो वो नाउन को डिफाइन कर देते हैं, और उस केस में हमें उसके साथ द आर्टिकल लिखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब उस डिस्कशन को आगे बढ़ा कर चलते हैं और कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल हैव टॉक विथ देम। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा आई विल टॉक विथ देम। दो सेंटेंस हमने लिख लिया। अब हमें ये समझना है कि ये जो दो सेंटेंस आप दिख रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि दोनों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है।
दोनों का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट। मैंने लिखा आई विल हैव टॉक विद देम। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसमें जो हमारा मेन वर्ब है वो है हैव, और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें जो हमारा मेन वर्ब है वो है टॉक। तो दोनों का ग्रामेटिकल डिफरेंस है। अब दोनों सेंटेंस का वर्ब तो डिफरेंट है, बट अगर हम दोनों सेंटेंस की मीनिंग की बात करें तो वो सेम है। ये कैसे हो गया? बोले सर ऐसा ना हो सकता है, गलत पढ़ा रहे हो, आपको ना आता है कुछ। तो मैंने ये कहा वर्ब तो मैंने, चूंकि आप ऐसा क्यों बोल पाओगे, क्योंकि सर जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का कोर एलिमेंट होता है, उसी से डिसाइड होता है कि क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा होगा। जैसे मैं बोलूं आई एम प्लेइंग और दूसरा बोले आई एम सिंगिंग, तो वो जो वर्ब है प्लेइंग वो बता रहा है कि वो प्ले कर रहा है, दूसरा सिंगिंग कर रहा है। दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, चूंकि वर्ब चेंज हुआ मीनिंग चेंज हुआ, एक्टिविटी चेंज हो गया, चूंकि वर्ब एक्शन शो करता है। यहाँ मैंने वर्ब बोला चेंज कर दिया और मैं बोल रहा हूँ दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसा आप बोल रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो सर, आपको ना आता है। नहीं, सही पढ़ा रहा हूँ। सुनो, दोनों का मीनिंग सेम है, तो क्यों सेम है अब ये बताओ सर। अगर आप बोल रहे हो ऐसा है तो मीनिंग क्यों सेम है, हमको ये भी बताओ। तो मीनिंग सेम क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ क्या है, ये हैव एक मेन वर्ब है, और ये जो मैंने टॉक वर्ड लिखा है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ये इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ड को मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना के लिखा है, वही वर्ड को मैंने सेकेंड सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब यूज किया है। कैसे यूज किया है, एज ए मेन वर्ब। तो ये जो हैव वर्ब है, ये जो हैव वर्ब है जो मैंने यहाँ यूज किया है वो एक इम्पिटी वर्ब है। वो कैसा वर्ब है, ये जो हैव वर्ब मैंने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया है, यहाँ वो एज ए इम्पिटी वर्ब यूज हुआ है। इम्पिटी वर्ब, और इम्पिटी वर्ब का दूसरा नाम क्या है, डिलेक्सिकल वर्ब। डिलेक्सिकल वर्ब। बोलोगे सर मैं ना तो इम्पिटी वर्ब जानता हूँ ना ही डिलेक्सिकल वर्ब जानता हूँ, और आपने जो लेक्चर पढ़ाया है वर्ब में आपने उसमें नहीं बताया। सही बात, मैंने नहीं बताया। मैंने ये कहा कि डिलेक्सिकल वर्ब या फिर जो इम्पिटी वर्ब, अब डिलेक्सिकल वर्ब से तो मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अगर हम दूसरा नाम पढ़े इम्पिटी वर्ब, इससे तो कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा कि क्या कर रहा होगा सेंटेंस में। तो डिलेक्सिकल वर्ब या फिर इम्पिटी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में यूज तो हो रहे होते हैं बट वो अपना मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे होते। मतलब उसका जो अपना मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वो नहीं कन्वे कर रहे होते। तो उसका मीनिंग कौन कन्वे कर रहा होता है, तो वहाँ मीनिंग कन्वे कर रहा होता है इसके बाद लिखा गया जो नाउन होता है, इसके बाद लिखा गया जो नाउन होता है वही उसके मीनिंग को सप्लीमेंट कर रहा होता है। मैंने कहा कि इम्पिटी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपना मीनिंग तो नहीं कन्वे कर रहे होते सेंटेंस में, बट उनके बाद लिखा गया नाउन जो होता है वही उनके मीनिंग को सप्लीमेंट करता है, पूरा करता है। ठीक, ये मैंने समझ लिया कि इम्पिटी वर्ब क्या होते हैं, और ये एज ए डिलेक्सिकल वर्ब यूज हुआ है। ठीक, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हैव एज ए डिलेक्सिकल वर्ब यूज हुआ या फिर कैसे यूज हुआ है? तो हमें क्या क्या पता है कि हैव एज ए वर्ब ऑफ कंजंक्शन भी यूज होता है, हैव एज ए वर्ब ऑफ पोजीशन भी यूज होता है। सर ये भी हमको नहीं पता है कि वर्ब ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, वर्ब ऑफ पोजीशन क्या होता है। चलिए इसको भी समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि आई हैव डिनर विथ हिज पेरेंट, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें एग्जाम्पल लिखूं, मैं एग्जाम्पल लिखूं I have dinner. I have dinner with his parents. और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा I have lots of questions. I have lots of questions.
तो यहाँ हमने जो हैव यूज किया है, इसको मैंने यूज किया है कैसे यूज किया है, एज ए वर्ब ऑफ कंजम्पशन। यहाँ मैं कुछ कंज्यूम करने की बात कर रहा हूँ। जो हैव है वो क्या है, वर्ब ऑफ कंजम्पशन, वर्ब ऑफ कंजम्पशन। और यहाँ जो मैंने हैव यूज किया है, इसको मैंने यूज किया है एज ए वर्ब ऑफ possession, वर्ब ऑफ possession। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हैव मैंने यूज किया है वर्ब ऑफ कंजम्पशन। हमें कुछ कंज्यूम, आई विल हैव अ डिनर विद हिज फ्रेंड, आई हैव ईटन, आई हैव लंच्ड। तो यहाँ हम हैव यूज कर रहे हैं इसके लिए वर्ब ऑफ कंजम्पशन। ठीक, यहाँ हम वर्ब यूज करें, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मेरे पास क्या है, जैसे आई हैव अ कार, उसी प्रकार से आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, आई हैव अ होम। यहाँ हैव यूज कर रहा है एज ए वर्ब ऑफ पोजेशन। यहाँ पोजेशन शो कर रहे हैं कि मैं किसी का ऑनर हूँ। यहाँ मैं शो कर रहा हूँ कि मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ। तो जो हैव वर्ब होता है वर्ब ऑफ कंजम्पशन भी होता है और वर्ब ऑफ पोजेशन भी होता है। बट अब इस सेंटेंस को पढ़ो, आई विल हैव टॉक विद देम। तो क्या यहाँ हम कुछ कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं? क्या हम यहाँ कुछ पोजीशन शो कर रहे हैं कि मेरे पोजीशन में कुछ है? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमने हैव वर्ब यूज किया है वो एज ए इंपेटिव वर्ब यूज हुआ है, एज लेक्सिकल वर्ब यूज हुआ है और इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो, क्योंकि एज ए लेक्सिकल वर्ब यूज हुआ, ये अपना कोई मीनिंग नहीं है, तो इसके जो बाद लिखा गया वर्ड है टॉक, जो कि एज ए नाउन यूज हुआ है, यानी जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके मीनिंग को क्या कर रहा है, सप्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मीनिंग तो है नहीं, इसके मीनिंग को कौन सप्लीमेंट कर रहा है? ये जो टॉक वर्ड है वही सप्लीमेंट कर रहा है, जो एज ए नाउन। अब ये जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ फर्स्ट सेंटेंस में, यही इसके मीनिंग को सप्लीमेंट कर रहा है, और यही एज ए वर्ब यूज हुआ हमारे सेकेंड सेंटेंस में। इसीलिए क्योंकि इसके मीनिंग को सब, यहाँ भी यही मीनिंग को सप्लीमेंट कर रहा है, भले एज ए नाउन यूज हुआ है, और यहाँ भी यही मीनिंग कन्वे कर रहा है एज ए मेन वर्ब यूज होकर। क्योंकि जो मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड है दोनों जगह टॉक ही हो गया है, इसलिए दोनों का मीनिंग सेम हो गया है। ठीक, तो यहाँ हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कुछ पोजीशन शो कर रहे हैं, बस एज ए लेक्सिकल वर्ब यूज हुआ है और इसके बाद लिखा गया वर्ड क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को कन्वे कर रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमको क्लियर है, ये पता चल गया। तो हमें क्या पता है कि अब चूंकि एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और हमें क्या पता है कि अगर हम किसी भी वर्ड को सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट या यूज कर रहे हैं, या तो क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो है नहीं, है क्या, नाउन। क्योंकि कोई भी वर्ड की कोई भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच होने से पहले, मतलब जैसे टॉक है तो एज ए वर्ब होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होने से पहले वो नाउन तो होता ही है। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम तो है। जैसे आई है तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, बट वो खुद का नाम तो है। जैसे हम बोल सकते हैं आई इज द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम आई को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिए तो आई क्या हो गया, नाउन हो गया। तो कोई भी जो वर्ड है, कोई और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होने से पहले नाउन तो होता ही है। ठीक, तो यहाँ हमने स्टॉक वर्ड को एज ए नाउन यूज किया है। तो अगर हम इसको एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो इनमें नाउन का एट्रीब्यूट्स तो आएगा ही, मतलब नाउन का गुण तो आएगा ही। तो हमें इसके साथ डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो नाउन होते हैं वो बिना डिटर्मिनर के नहीं आते हैं। ठीक, अब इसलिए भी लिखना पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लिखा, यानी कोई डिटर्मिनर नहीं लिखेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम ये, कोई आदमी ये समझ जाएगा ओ विल है, हैव है, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए आई विल हैव अ टॉक। तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा, तो हो सकता है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो लोग को कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, चूंकि एज हम यहाँ एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए भी हमें यहाँ एक डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि यहाँ जो हमने टॉक वर्ड को यूज किया है एज ए नाउन यूज किया है। ठीक, तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर होता है। यहाँ क्या लिखें, आई विल हैव अ टॉक विथ देम। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि अगर हम किसी वर्ड को, चाहे वो, यानी कि अगर हम किसी वर्ब को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, चाहे वर्ब को हो चाहे कोई और भी वर्ड हो, अगर हम किसी वर्ब को
एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो हमको उससे पहले डिटर्मिनर लिखना होगा। ठीक, तो हम समझ गए। क्या पता चल गया कि अगर हम कोई वर्ब को किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन यूज करना चाहते हैं तो हमें उसके पहले कोई आर्टिकल लिखना पड़ेगा, चाहे ए आर्टिकल लिखें चाहे एन आर्टिकल लिखें, अकॉर्डिंग टू साउंड, बट लिखेंगे। क्योंकि जो डिटर्मिनर होते हैं, आर्टिकल भी डिटर्मिनर, तो वो नाउन मेकर होता है। अगर किसी भी वर्ड के साथ मैंने डिटर्मिनर लिख दिया तो मतलब वो जो वर्ड है वो नाउन होगा। ठीक, क्या होगा? आई विल हैव ए टॉक। क्योंकि मैंने टॉक वर्ड को एज ए नाउन यूज किया है इसलिए हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ये हम समझ गए। और हैव जो है एक डिलेक्सिकल वर्ब है, वो हम समझ गए। दूसरा हमने ये समझा कि दोनों का मीनिंग सेम क्या है, क्यों है। ठीक, तो अब कुछ बात लिख लेते हैं कि डिलेक्सिकल वर्ब क्या होता है। डिलेक्सिकल वर्ब डिलेक्सिकल वर्ब, मैंने क्या कहा? क्या होता है डिलेक्सिकल वर्ब? The verb which does not convey its meaning in a sentence rather noun after it supplement its meaning. Such verbs are called डिलेक्सिकल वर्ब या और इम्पेटिव वर्ब। तो ऐसे वर्ब जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं सेंटेंस में, अदर नाउन आफ्टर इसके बाद जो नाउन लिखा होता है वो उसके मीनिंग को सप्लीमेंट करते हैं, तो ऐसे ही वर्ब को हम डिलेक्सिकल वर्ब करते हैं। जैसे एक हो गया हमारा हैव। ठीक, दूसरा बात हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं आर नाउन मेकर। डिटर्मिनर जो है वो नाउन मेकर होते हैं। अगर हम उसको किसी भी वर्ड से पहले यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसके बाद जो लिखा गया वर्ड होगा वो नाउन होगा। ठीक, इफ वी use verb as a noun in a sentence, then use article before it। तो अगर हम जो वर्ब है उसको हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो हमें उसके पहले आर्टिकल लिखना होगा। ठीक, तभी हम ये बता पाएंगे कि जो हमने नाउन यूज किया है, जो हमने वर्ब यूज किया है वो एज ए ऐसे यूज किया है, नाउन यूज किया। नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था, जैसे आई विल हैव टॉक, तो हो सकता है ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म बना देगा, बट हमने उसको एज ए नाउन यूज किया था तो वो थर्ड फॉर्म नहीं बनाया। वो उसको कन्फ्यूजन ना हो तो उसके लिए भी हमको आर्टिकल लिखना होगा। साथ ही साथ
ये पता चल पाए कि हमने उसको नाउन यूज किया है, तो आर्टिकल चूंकि नाउन मेकर होती है, यानी कि डिटरमिनर जो नाउन मेकर होते हैं, इसलिए भी हमको आर्टिकल लिखना होगा। तो पहला नाउन मेकर, हमको नाउन बनाना है इसलिए आर्टिकल लिखना पड़ेगा, चूंकि आर्टिकल नाउन मेकर होते हैं, यानी डिटरमिनर नाउन मेकर होते हैं। दूसरा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए भी आर्टिकल लिखना होगा। ठीक, जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं इसमें लिखा, ये जो डीप वर्ड है ये सब क्या है? डीप, ऑफर, ड्रिंक, ड्रीम, स्माइल, लुक, ये सारे जो वर्ड है वो क्या है? वर्ब है, बट हमने इसको एज ए नाउन यूज किया है। टेक अ डीप, मेक एन ऑफर, ऑफर करना, ऑफर ए ड्रिंक, हमने किसी को ड्रिंक ऑफर किया, हैव ए ड्रीम, सपना आना। ठीक है, काउज ए स्माइल, उसके चलते उसने क्या किया? उसको स्माइल करा दिया। टेक अ लुक, एक नजर देना। टेक अ डीप मतलब होगा डुबकी लगाना। ऐसा ही हो गया। जैसे अब एक मान लो हो गया हमारा मेक अ कॉल, या फिर हम लिखे इन अ हरी, फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। तो यहाँ क्या है? हमने जो वर्ड नाउन क्या है? जो वर्ड वर्ब है, ये सारे वर्ड क्या है? कॉल वर्ब है, हरी क्या है? वर्ब है, वॉक क्या है? वर्ब है। तो यहाँ हमने टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिखा है किसको? डीप को। यहाँ हमने मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिखा है किसको? इस वर्ब को। यहाँ हमने ऑफर को, ऑफर हमारा क्या है? वर्ब है, और यहाँ ड्रिंक भी वर्ब है, बट हमने इसको नाउन बना के यूज किया है। हैव वर्ब है, इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के किसको लिखा है? इस ड्रिंक वर्ब का। चूंकि ये एज ऑब्जेक्ट यूज है, मतलब क्या होगा? नाउन होगा। ऐसे यहाँ क्या है? इन क्या है? प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन हो सकता है। तो हमने इसको नाउन बना के लिखा है। ये एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनर क्या होते हैं? नाउन मेकर होते हैं, इसलिए हम इसके पहले डिटरमिनर लिखा है। डिटरमिनर आर्टिकल भी डिटरमिनर होते हैं। तो इन हरी, फॉर अ वॉक, तो ये हमने समझ गया कि हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक, मेक ए कॉल, फोन करना, इन हरी, जल्दी में होना, फॉर ए वॉक। ठीक, ये सब हो गया। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंने लिखा कि आई यूजुअली गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। क्या लिखा? आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। द क्यों लिखा है पता होगा? ठीक, यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। You seem to be in a hurry. My friend। या फिर हम लिखे I too have a dream। यहाँ हमने क्या किया? हरी को, ड्रीम को, वॉक को, जो कि होते तो वर्ब है जनरली, बट हम इस सारे वर्ड को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है, एज ए नाउन बनाया है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल क्या होते हैं? नाउन मेकर्स होते हैं। तो आई यूजुअली गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक, जैसे यू सीम टू बी इन हरी, तुम बहुत जल्दी में दिख रहे हो। मेरे तो जो सीम मतलब एक स्टेटिव वर्ब होता है, और जो स्टेटिव वर्ब होता है उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जाता है, जो हम वर्ब टर्म पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? यू सीम टू बी इन हरी माय फ्रेंड, तुम जल्दी में दिख रहे हो। रहा रही से आप पढ़ोगे तो यहाँ तो आईएनजी होना चाहिए सर, आपने तो इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। नहीं नहीं, जो स्टेटिव वर्ब होता है उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। यही होगा, यू सीम टू बी इन अ हरी माय फ्रेंड। ठीक, आई टू हैव अ ड्रीम,
मतलब यहाँ टू का मीनिंग क्या निकल रहा है, आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम। यहाँ टू का मीनिंग क्या है, आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम, तो यहाँ टू का मीनिंग हो गया ऑल्सो। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया, ड्रीम को एज जो वर्ब होते हैं जनरली उसको एज ऑब्जेक्ट बनाया, हरी जो कि ऑब्जेक्ट होते हैं हमने एज वर्ब यूज किया है, इसे मैंने समझ लिया। ठीक, तो यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखा है कि शेक्सपियर was a great dramatist and an eminent author। जो शेक्सपियर थे वो क्या है, ग्रेट ड्रामाटिस्ट, बहुत बड़े नाटक लिखने वाले, और एन इमिनेंट एक्टर, ऑथर मतलब एक प्रख्यात, जो मतलब प्रसिद्ध क्या थे, लेखक थे। ठीक, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, वाज, शेक्सपियर वाज। वाज हमारा क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, बी की जो फॉर्म होती है वो जनरली एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है, चूंकि एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है तो मतलब वो लिंकिंग वर्ब है। तो शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, मतलब बहुत महान क्या थे, ड्रामाटिस्ट, नाटककार था, और बहुत ही इमिनेंट प्रख्यात लेखक थे। तब हमने लिंकिंग वर्ब के बाद दो नाउन लिखा है, क्या क्या दो नाउन लिखा है, ड्रामाटिस्ट, दूसरा लिखा है इमिनेंट ऑथर। ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इमिनेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन जो ड्रामाटिस्ट है वो एक नाउन है, कॉमन नाउन, और ऑथर भी क्या है, कॉमन नाउन है। और इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा, इसके लिए मैंने एक एन आर्टिकल लिखा। अब अगर हम कोई नाउन इसके लिए लिख रहे हैं, अगर हम कोई नाउन लिंकिंग वर्ब के बाद लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया जो नाउन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और वो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, अपने सब्जेक्ट को। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, शेक्सपियर है, और हमने वाज लिंकिंग वर्ब के बाद दो नाउन लिखा है, ड्रामाटिस्ट और ऑथर। अब लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया जो नाउन होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, सब्जेक्ट को। अब ड्रामाटिस्ट भी शेक्सपियर को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑथर भी शेक्सपियर को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ड्रामाटिस्ट भी शेक्सपियर है और ऑथर भी शेक्सपियर ही है, मतलब दोनों जो पर्सन है वो सेम है, मतलब दोनों शेक्सपियर के ही कॉम्प्लीमेंट है, दोनों अलग अलग पर्सन को रेफर नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो हमने दो नाउन लिखा है, ये जिसको मैंने एज ए कॉम्प्लीमेंट बना के लिखा है, ये दो अलग अलग पर्सन को रेफर नहीं कर रहा है, ये दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है। अब चूंकि ये दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है तो हम इसके लिए अलग अलग आर्टिकल नहीं लिखेंगे, इसके लिए कॉमन आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि एक सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। ठीक, तो सेम क्या लिखेंगे हम, शेक्सपियर वाज अ ग्रेट एक्टर एंड एन इमिनेंट ऑथर, यहाँ से एंड काट देंगे। तो अगर हम कोई नाउन लिखते हैं, अगर हम दो नाउन को कंजंक्शन से कनेक्ट किया है और वो दोनों नाउन जो है सेम पर्सन को रेफर कर रहा है, किसी एक कॉमन थिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमको एक कॉमन आर्टिकल लिखना होगा। ठीक, दूसरा में लिखा कृष्णकली, एन अर्ली राइजर एंड अ नेचुरल लवर गोज फॉर अ वॉक डेली। जो कृष्णकली है वो एक अर्ली राइजर मतलब सुबह उठने वाले लोग हैं, और नेचुरल लवर मतलब प्राकृतिक से प्यार करने वाले लोग हैं, जो कि गोज फॉर अ वॉक डेली, जो हमेशा डेली जाते हैं वॉक के लिए, टहलने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ क्या किया हमने, कृष्णकली के बाद जो हमने दो नाउन लिखा है, अर्ली राइजर एंड नेचुरल लवर, ये क्या है, ये हमने दो नाउन लिखा है एज अ, कैसे लिखा है, अपोजिटिव केस का नाउन है, ये दोनों क्या अपोजिटिव केस का नाउन है। अपोजिटिव केस, हमें क्या पता है कि अगर हम किसी नाउन के बाद कोई अपोजिटिव केस में कोई नाउन लिखें या कोई नाउन फ्रेज लिखें, नाउन फ्रेज लिखते हैं वो क्या होता है, अब जिसके लिए अपोजिटिव केस लिखे हैं, अगर कोई हम नाउन फ्रेज या कोई नाउन लिखें अपोजिटिव केस में, या फिर कोई नाउन क्लॉज लिखें अपोजिटिव केस में, तो क्या कर रहा होता है, जिसके लिए लिखा गया होता है उसी के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन होता है। कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कृष्णकली के बारे में ही है, कि कृष्णकली ही अर्ली राइजर है और नेचुरल लवर भी कौन है, कृष्णकली ही है। मतलब हमने यहाँ जो अपोजिटिव केस में दो नाउन लिखे हैं कंजंक्शन से कनेक्ट करके, ये अलग अलग पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं, ये जो दोनों अपोजिटिव केस में यूज हो रहे नाउन है, ये दोनों हमारे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहे जो कली
कृष्णकली वर्ड है उसको ही रेफर कर रहे हैं। ये दो अलग अलग पर्सन को ना रेफर करके एक कॉमन पर्सन कृष्णकली को ही रेफर करें, मतलब एक पर्सन को ही रेफर करें। चूंकि ये एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं, हमें इसके साथ कॉमन आर्टिकल लिखना पड़ेगा, अलग अलग आर्टिकल नहीं लिखना। ठीक, हम क्या लिखेंगे? कृष्णकली एन अर्ली राइजर एंड नेचुरल लवर गोज फॉर अ वॉक डेली। क्या पता चला कि अगर हम कंजंक्शन लिखते हैं, अगर हम दो नाउन को कंजंक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों नाउन दो डिफरेंट पर्सन को रेफर ना करके एक कॉमन थिंग या कोई कॉमन पर्सन को रेफर कर रहा है, तो उसके लिए हम कॉमन आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमने वाज के बाद दो नाउन को लिखा एज ए कॉम्प्लीमेंट बना के, और दोनों इससे कॉमन नाउन का ही कॉम्प्लीमेंट है, कॉमन पर्सन को ही रेफर कर रहे, तो हमने इसके लिए कॉमन आर्टिकल लिखा। और यहाँ भी हमने दो नाउन फ्रेज को एज ए ऑपोजिटिव केस में लिखा था, सेम पर्सन को रेफर करने के लिए, तो इसके लिए भी हमको एक कॉमन आर्टिकल ही लिखना, दो डिफरेंट आर्टिकल नहीं लिखना। ठीक, यहां मैंने दो सेंटेंस लिखा है कि द एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ द मूवी हैव फैलन इल। दूसरा मैंने लिखा है कि द एक्ट्रेस एंड सिंगर ऑफ द मूवी हैव फैलन इल। तो हमें पता है कि एक्टर एक्ट्रेस सेम नहीं हो सकते हैं, एक्टर मेल होता है, एक्ट्रेस फीमेल होता है, सब दो डिफरेंट पर्सन है। अगर दो डिफरेंट पर्सन है तो हमें दो डिफरेंट आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम क्या लिख देंगे? द एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो अगर दो डिफरेंट पर्सन को रेफर करना तो उसके लिए हमको सेपरेट आर्टिकल लिखना होगा। हमें पता है एक्टर एक्ट्रेस डिफरेंट होते हैं, सेम तो हो नहीं सकते हैं। ठीक, ये हमारा सही हो गया। द एक्टर एंड सिंगर ऑफ द मूवी हैव फैलन इल। अब एक्टर और सिंगर किसी मूवी के सेम हो सकते हैं। आजकल देखे होंगे बहुत सा मूवी है जिसमें एक ही वही आदमी गाना, जैसे हिमेश रेशमिया होता है, जैसे हिमेश रेशमिया क्या है, वो खुद भी एक्टर होता है, खुद भी सिंगिंग कर रहा होता है। तो जैसे ये सब कुछ एक्टर हैं जो खुद ही गा रहे होते हैं, खुद ही एक्टिंग भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्टर सिंगर सेम है, तो मतलब एक्टर और सिंगर सेम हो सकते हैं। तो हमेशा हमें इसी को नहीं देखना होता, अब आगे भी देखना था। अब हम क्या माने कि एक्टर और सिंगर सेम है या एक ही पर्सन है। द एक्टर इज सिंगर ऑफ द मूवी। अब चूंकि एक पर्सन है तो उसके अनुसार जो वर्ब आता है वो क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, वर्ब भी एस या ईएस फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा? हैज फैलन इल। क्योंकि एक्टर सिंगर दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं। ठीक, क्या पता चला कि अगर हम दो नॉन को कंजंक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं और वो सेम पर्सन को रेफर कर रहा है, अगर सेम थिंग को रेफर कर रहा है, तो उसके लिए हमको कॉमन आर्टिकल यूज करना है। क्या कहा मैंने कि इफ वी यूज किसको यूज करें? कंजंक्शन को। सॉरी, इफ वी connect two nouns with conjunction and both the noun are referring same person or things। ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 1 2 3 सेम पर्सन थिंग, then use common article for both the nouns। तो उस केस में हमें दोनों नाउन के लिए कॉमन आर्टिकल यूज करना होगा, जैसे हमने पहले केस में देखा था। अभी ये हमने एग्जाम्पल में देखा था, बट
हमें दो डिफरेंट पर्सन को रेफर करना है तो उसके लिए हमें सेपरेट आर्टिकल लिखना है। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब एक और नया कंसेप्ट सीखते हैं। मैं लिखा कि डब्बू अंकल इज गोविंदा। डब्बू अंकल इज गोविंदा। हमने सुना होगा कि बहुत पहले, जैसे 2024 या फिर कई साल के आसपास, ये वो अंकल थे जो फेमस हुए थे, एकदम मटका मटका डांस कर रहे थे, तो वही डब्बू अंकल। तो वही डब्बू अंकल कि डब्बू अंकल इज गोविंदा। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम पहले देखें कि जो डब्बू मैंने लिखा है ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ जो मैंने गोविंदा लिखा है ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो दोनों डिफरेंट प्रॉपर नाउन है, दोनों सेम तो है नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों एक प्रॉपर नाउन है, दोनों अलग अलग पर्सन का नाम है और ये सेम नहीं है। बट यहाँ मैंने लिंकिंग वर्ब इज लिखा है, और हमें क्या पता है कि अगर हम लिंकिंग वर्ब के बाद कोई वर्ड लिखते हैं, अगर हम लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड लिखते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, अपने से पहले लिखे गए वर्ड को कम्प्लीमेंट कर रहा होता है। मतलब जो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड है और जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम होते हैं। क्या बोला हमने, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड जो है वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है। फिर से डब्बू जो लिखा है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, गोविंदा भी एक प्रॉपर नाउन है, मतलब जो डिफरेंट पर्सन है। और बट हमने इज एक लिंकिंग वर्ब लिखा है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं क्या कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है और जो सब्जेक्ट होता है दोनों सेम होते हैं। बट हमें ये भी पता है कि डब्बू अंकल और गोविंदा सेम है नहीं। क्यों, गोविंदा एक एक्टर है, गोविंदा हीरो, और डब्बू अंकल कोई पर्सन है, दोनों सेम नहीं है। बट अगर दोनों सेम है नहीं तो मैंने इज क्यों लिखा है। तो एक्चुअली में हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि डब्बू अंकल गोविंदा है या फिर गोविंदा डब्बू अंकल है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। इस सेंटेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई आदमी है कि डब्बू अंकल जो है वो गोविंदा जैसे हैं। किस वे में गोविंदा जैसे हैं कि गोविंदा हीरो के जैसे वो डांस स्टेप करते हैं। तो डब्बू अंकल अलग जगह रहते हैं, वो अलग स्टेट में रहते हैं, उनका अलग घर है, वो अलग खाते हैं, अलग पीते हैं, सब कुछ अलग है। बट जब हम डांस स्टेप की बात करें कि जैसे गोविंदा हीरो का डांस स्टेप है, उसमें अगर कंपेयर करें तो जो डब्बू अंकल है उन्हीं के जैसे डांस करते हैं। मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि डब्बू अंकल गोविंदा है या फिर गोविंदा डब्बू अंकल, बस हम ये कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस के माध्यम से कि डब्बू अंकल जो है वो गोविंदा की जैसे डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो डांस के रेफरेंस में हम ये बता रहे हैं कि डब्बू जो अंकल है, अगर हम डांस की बात करें तो डांस के केस में जो डब्बू अंकल है गोविंदा के जैसे स्टेप करते, बाकी रहना खाना शक्ल सूरत सब अलग है। तो हम ये मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से। तो कुल मिला के ये जो वर्ड मैंने गोविंदा यहाँ यूज किया है वो एज ए प्रॉपर नाउन यूज नहीं किया। मैंने यहाँ गोविंदा को क्या बना लिया, एक क्लास बना लिया, एक कैटेगरी। पर कोई भी आदमी उस डांस ऐसा गोविंदा जैसा डांस करे था, हमको बोलते अरे ये तो गोविंदा है, ऐसे बोलता है ना। ऐसे कोई पोज मार दिया, ऐसे कोई पोज मार दिया, ऐसे अगर पोज मार दिया तो क्या बोलते, अरे ये तो शाहरुख खान है, बोल देते हैं। बट शाहरुख खान तो है नहीं, बट वैसा पोज मार रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक, ये तो मैंने यहाँ क्या किया, तो यहाँ मैंने इस वर्ड को कैसे यूज कर लिया, एज ए रेफरेंस यूज किया। कैसे यूज किया, एज ए रेफरेंस, सॉरी एज ए रेफरेंस नहीं, इस वर्ड इस प्रॉपर नाउन को एज ए क्लास यूज कर लिया, एज ए कैटेगरी बना के यूज किया है। तो यहाँ इस प्रॉपर नाउन को हमने एज ए कॉमन नाउन यूज किया। कैसे यूज किया, बना दिया कैटेगरी। तो अगर
डांस का कैटेगरी, एक डांस का क्लास। अगर वैसा डांस स्टेप करे तो हम बोलेंगे गोविंदा का डांस स्टेप है इसमें। तो हमने क्या किया यहाँ, ये जो गोविंदा वर्ड है, ये जो गोविंदा वर्ड है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बट यूज्ड एज कॉमन नाउन। बट यहाँ यूज कैसे हुआ है, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, कॉमन नाउन। कैसे यूज कर लिया, कॉमन नाउन। तो हमने गोविंदा को नेम ऑफ इंडिविजुअल ना रेफर कर, नेम ऑफ किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम ना रेफर करके हमने नेम ऑफ कैटेगरी बना दिया या फिर नेम ऑफ क्लास बना दिया। हमें क्या करते हैं, यहाँ जो गोविंदा वर्ड है उसको हमने किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम की तरह यूज नहीं किया, गोविंदा मत करिए, ऐसा नहीं यूज किया। मैंने क्या कहा कि एक कैटेगरी बना दिया है, मतलब डांस का क्लास बना दिया। ऐसे कोई डांस करेगा तो हम उसको गोविंदा बोल देंगे, अगर ऐसे पोज करेगा तो उसको शाहरुख खान बोल देंगे। तो यहाँ वो ऐसे ये नहीं कर रहा है कि वैसा डांस कर रहा है फिर कुछ कर रहा है, तो उसने ऐसा किया, तो उस स्टेप को, उस क्लास को मैंने क्या बना दिया, एक कैटेगरी बना दिया, तो डांस का क्लास बना दिया। जैसे गोविंदा की डांस स्टेप एक डांस क्लास, तो ये गोविंदा यहाँ जो क्या बन गया, डांस का क्लास बन गया। यहाँ नॉट यूज्ड एज नेम ऑफ इंडिविजुअल, it is used as a name, as name of class as category, नेम ऑफ क्लास है, नेम ऑफ कैटेगरी की तरह यूज किया, यानी डांस के क्लास, डांस का कैटेगरी की तरह यूज हो गया है। एज ए नेम ऑफ इंडिविजुअल की तरह यूज नहीं होता, सिर्फ एज ए नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ कैटेगरी। तो चूंकि हमने यहाँ प्रॉपर नाउन को एज ए नेम ऑफ इंडिविजुअल, एज ए नेम ऑफ क्लास, एज ए नेम ऑफ कैटेगरी, किसका नेम ऑफ क्लास या किसका नेम ऑफ कैटेगरी यूज किया है, यहाँ डांस के क्लास के रूप में यूज किया। तो यहाँ अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करें, यानी कि एज ए नेम ऑफ क्लास या नेम ऑफ कैटेगरी की तरह यूज करें, और तो कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल होता है, और उस सिंगुलर नंबर में क्या होता है, बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता है। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ गोविंदा अंकल, गोविंद दब्बू अंकल इज अ गोविंदा, ठीक, ये हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक, ये हम समझ गए। जैसे हम लिखते हैं कि, जैसे बोलते हैं, जैसे हम लिखे डब्बू अंकल इज अ सिंगर, तो सिंगर क्या है, एक कॉमन नाउन है, एक क्लास है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ डब्बू अंकल इज अ गोविंदा, गोविंदा भी क्या हो गया, एक डांस का क्लास बन गया। तो हमने प्रॉपर नाउन को ऐसे कैटेगरी के नाम की तरह यूज किया, एक नेम ऑफ क्लास यूज किया है। इसी प्रकार से एक काउंटेबल नाउन हो गया, और सिंगल काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता है, तो हमें यहाँ आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस, जैसे डब्बू अंकल इज अ सिंगर, तो सिंगर क्या हो गया, कॉमन नाउन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ गोविंदा भी कॉमन नाउन है, ठीक। समझ गए। जैसे कोई मान लो कि एग्जाम्पल लिखते हैं फिर से कि माय फ्रेंड इज ई आइंस्टीन, माय फ्रेंड इज आइंस्टीन, तो क्या मेरा फ्रेंड आइंस्टीन है, तो ऐसा तो है नहीं। तो जैसे आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे, तो वहाँ कोई अगर तेज होगा, मतलब पढ़ने लिखने में तेज होगा, तब क्या, अरे अरे ये तो आइंस्टीन है। ऐसा थोड़ी है कि आपका दोस्त आइंस्टीन होगा, आइंस्टीन तो बहुत पहले मर चुका है। तो आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि अगर किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, तो क्या बोला, अरे ये तो न्यूटन है, अरे ये तो आइंस्टीन है,
ये तो आर्यभट्ट है, सब बोल देते हैं। तो अगर कोई तेज है, उसका IQ लेवल तेज है, हम बोलते हैं कि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है वो आइंस्टीन, बस हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, जो माय फ्रेंड है वो आइंस्टीन के जैसे, माय फ्रेंड इज लाइक आइंस्टीन, तो ही इज लाइक आइंस्टीन, ही इज नॉट आइंस्टीन। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि ही इज लाइक आइंस्टीन, आइंस्टीन के जैसा है, बट नॉट आइंस्टीन, वो आइंस्टीन नहीं है, समझ रहे, वो आइंस्टीन नहीं है, वो आइंस्टीन नहीं है, बस वो आइंस्टीन के जैसा है। तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माय फ्रेंड इज एन आइंस्टीन। एग्जैक्ट क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ आइंस्टीन को एज ए नेम ऑफ क्लास, एज ए नेम ऑफ कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस के रूप में यूज किया। अगर कोई इंटेलिजेंट है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइंस्टीन बोल देते हैं, या फिर कोई किसी साइंटिस्ट के नाम से उसको बोल देते हैं। ठीक हो गया, माय फ्रेंड इज एन आइंस्टीन। हम यहाँ, तो अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं, तो उसके साथ हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक, एक और एग्जांपल लिखते हैं। मैं लिखा कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या लिखा मैंने, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस को देखें, अगर हम यहाँ पुराना कंसेप्ट के हिसाब से सोचें, यहाँ जो वर्ड शेक्सपियर है उनको मैंने कैसे यूज किया है, ये जो शेक्सपियर वर्ड है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, इसको मैंने कॉमन नाउन की तरह यूज किया है, कैटेगरी की तरह यूज किया है। तो ये तो बिना आर्टिकल नहीं आएगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें पता है कि अगर हम कोई भी प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, एज ए कैटेगरी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते, उसको तो बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते, ये तो क्लियर हो गया। बट पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ ये कहा, जैसे माय फ्रेंड इज एन आइंस्टीन, तो वहाँ आइंस्टीन को मैंने डिफाइन नहीं किया था, जस्ट आइंस्टीन। जैसे मैंने कहा था, क्या एग्जाम्पल था, डब्बू अंकल इज ए गोविंदा, तो गोविंदा बस बोलो उसके जैसा, उसको मैंने डिफाइन नहीं किया था। बट यहाँ अगर हम देखें, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर तो है बट कहाँ के, इंडिया। जो शेक्सपियर है वो कहाँ का है, शेक्सपियर है इंग्लैंड का, शेक्सपियर कहाँ का है, इंग्लैंड का। लेकिन जो कालिदास है वो शेक्सपियर कहाँ के हैं, इंडिया के। तो मैंने यहाँ एक शेक्सपियर को डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन करने के लिए एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है। क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने इसके लिए एक डिफाइनिंग क्लॉज लिख दिया है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द, क्योंकि अब ये डिफाइन हो गया है। आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सेकेंड, इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको फोर्थ। लिखा कमल इज अ हिटलर। ठीक, कमल इज अ हिटलर। और अगर हम ये लिखें, कमल, क्या लिखना है, कमल इज द हिटलर, कमल इज द हिटलर ऑफ दिस सिटी। तो ऑफ सिटी लिख के हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अगर हम ये बोले कमल इज अ हिटलर, मतलब हिटलर के जैसा, मतलब ऐसे ही दबंग है, जो मन क्रूरता है, क्रूर आदमी जैसे कुछ होगा, मतलब उसमें हिटलर जैसा बोलना। बट अगर हम ये बोले कमल इज द हिटलर ऑफ दिस सिटी, तो ऑफ दिस सिटी लिखने से क्या हो गया, तो वो दुनिया भर का हिटलर नहीं है, बस इस सिटी का हिटलर है, समझ रहे। तो यहाँ डिफाइन हो गया, ये इसमें अंतर होता है।
कब द लिखना है, कब नहीं लिखना है, वो क्लियर हो गया होगा। जब हम वो पर्सनल प्रोनाउन जिसको एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, जब हम उसको डिफाइन कर देते हैं तो उस केस में हम यहाँ क्या लिख देते हैं, द आर्टिकल लिखते हैं। ठीक, क्या हो गया होगा, कानपुर is the Manchester of इंडिया। मैनचेस्टर क्या एक नेम ऑफ सिटी है, क्या सिटी का नाम है, सिटी का नाम है। सिंपली ये लिखे, कानपुर इज अ मैनचेस्टर। तो जो मैनचेस्टर सिटी में क्वालिटी होगा वही क्वालिटी अगर कानपुर में है तो हमने ऐसा लिखा, जैसे डब्बू अंकल डांस करते हैं उसके जैसा तैसा। तो लेकिन हम लिखे कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर किसी और सिटी का है, वो वहां का है, बट कानपुर इंडिया के मैनचेस्टर है, तो इसे डिफाइन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से द कहाँ लिखना है, नहीं समझ गया होंगे। क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि यूज ए एन या द आर्टिकल with such proper noun as used as are used as common nouns। तो ऐसे प्रॉपर नाउन जो एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहे होंगे उसके साथ हमें ए एन या द आर्टिकल को यूज करना है। ठीक, यूज ए एन या द आर्टिकल्स विथ सच प्रॉपर नाउन्स एज आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, जो कि यूज्ड हो रहे होंगे किसकी तरह, एज कॉमन नाउन की तरह। ठीक, तो ये हो गया। तो यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, A demon in him has got control his sense। अब मतलब उसके अंदर का जो शैतान है उसको क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, इसका मीनिंग निकलता है। तो मान लो कोई पर्सन है एकदम बकवास बात करता है, बेतुका बात करता है, बिना सेंस बिना सर बिना पाँव के बात करता है। तो मैंने पूछा भाई भाई इसको क्या हुआ है, किसी ने कहा कि उसके अंदर का जो शैतान जो है ना उसको कंट्रोल कर लिया। मैंने क्या कहा, मान लो कोई आदमी है एकदम बेतुका बात करता है, बिना सिर बिना पाँव का बात करता है, ऐसा बात करता है जिस बात का कोई सेंस नहीं, कैसा बात करता है, ऐसा बात करता है जिस बात का कोई सेंस नहीं। मैंने कहा भाई इसको क्या हुआ है, किसी ने कहा उसको शैतान ने पकड़ लिया है, मैंने उसको शैतान ने, उसका जो शैतान है उसको कंट्रोल कर रखा है। ठीक, तो क्या वाकई में उसके अंदर कोई शैतान होगा जो उसको कंट्रोल कर रखा होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं, तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, हमारे पास जैसे कुछ वर्ड, जैसे हम लिखे हैं किंग, क्वीन, इनेमी, डीमैन, फ्रेंड, ये सारे जो वर्ड है, ये सारे जो वर्ड है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। ये क्या है,
कॉमन नाउन। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अ डीमैन इन हिम हैज गॉट कंट्रोल ऑफ हिज सेंस, तो डीमैन तो है एक कॉमन नाउन। क्या है? एक कॉमन नाउन। तो यहाँ जो डीमैन है वो कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं हुआ कि वो एक शैतान इन हिम, उसके अंदर एक शैतान है जो उसको कंट्रोल करे, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ डीमैन का मतलब है उसके अंदर शैतान में जो इविल स्पिरिट है, मतलब एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने उसको यूज किया। कैसे यूज किया है कि एज इविल स्पिरिट, मतलब कि उसके अंदर की जो शैतानियत है, हैवानियत है, उसने उसको ऐसा बना दिया है। जैसे कि अ डीमैन इन हिम हैज गॉट कंट्रोल ऑफ हिज सेंस, कि उसके अंदर की जो बुराई है, उसके अंदर की जो शैतानियत है, उसने उसको कंट्रोल कर लिया। उसके चलते वो ऐसा, मतलब शैतान का भावना, जैसे द मदर इन हिम, मतलब उसके अंदर जो ममता की भावना, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ, समझ, मतलब यहाँ फीलिंग की बात कर रहे हैं। तो डीमैन एक्चुअली में है कॉमन नाउन, बट हम इसको एज कॉमन नाउन यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ डीमैन यूज करें ये एक्सप्रेस करने की एविल स्पिरिट, उसके अंदर की शैतानियत, उसके अंदर का क्या बोलते हैं उसको, हैवानियत, उसके चलते वो ऐसा कर रहा था। हमने यहाँ कॉमन नाउन को यूज कर रखा है, कॉमन नाउन की तरह नहीं। उसको एक्चुअली हमने यूज कर रखा है किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, या फिर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रेफर करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या, हमने कॉमन नाउन यूज किया है किसके चलते, किस प्रकार से। डीमैन, डीमैन मतलब क्या होगा, एक शैतानी। तो शैतानी स्वभाव, शैतानी का फीलिंग जैसा जो उसके अंदर का क्वालिटी है, उसको रेफर करने के लिए हमने यूज किया था। यहाँ हमने कॉमन नाउन को यूज किया है एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि उस कॉमन नाउन से रिलेटेड जो फीलिंग होगा, जैसे डीमैन मतलब क्या, शैतानी, तो शैतानी से रिलेटेड जो बुरा का फीलिंग होता है, शैतानियत, हैवानियत, इस प्रकार के फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज किया था। यहाँ हमने कॉमन नाउन को यूज किया है एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जब हम कॉमन नाउन को यूज करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सॉरी, जब हम कॉमन नाउन को यूज करें उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रेफर करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं, जो कि होता है द आर्टिकल। तो अगर हम, यहां हमने कॉमन नाउन को यूज किया है एज अ, इस प्रकार उस कॉमन नाउन से रिलेटेड क्वालिटी को रिफर करने के लिए। द डीमैन इन हिम हैज गॉट कंट्रोल ऑफ हिज सेंस, कि उसके अंदर का जो शैतानियत है, क्रूर भावना है, उसको कंट्रोल कर लिया, इसलिए वो बेतुकी बातें करते रहता है। ठीक है, उसके अंदर कोई शैतानी भावना है, यही नहीं कि उसके अंदर कोई शैतान आ गया है। ठीक, जैसे हम लिखें, इसको मिटा रहे हैं, हाउ ही retired a few years back, cricketer in him still alive. How he retired a few years back, क्रिकेटर इन हिम स्टिल अलाइव। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हालांकि वह बहुत दिन पहले ही रिटायर हो चुका है, हालांकि वह बहुत पहले ही रिटायर हो चुका है, क्रिकेट खेलने में रिटायर कर लिया, वो क्रिकेटर अब नहीं रहा, तो क्रिकेटर से वो रिटायर हो गया है, बट अभी भी उसके अंदर जो एक्ट ऑफ, जैसे प्ले खेलने का जो एक्ट है, उसके पास जो टैलेंट है अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। तो इसमें क्रिकेटर इन हिम स्टिल अलाइव, तो है ना, उसके अंदर जो खेलने का क्वालिफिकेशन, फिल्म का डायलॉग होता है, मैंने हथियार छोड़ा है, हथियार चलाना भूला नहीं है। ठीक है, तो अब किसी ने बंदूक चलाना छोड़ा है, बट उसके चलाने का जो आर्ट है, आर्ट ऑफ द गन को चलाने का जो आर्ट है, वो भी उसके अंदर है। तो इसे जो क्रिकेट है,
क्या एक आर्ट है, इसके अंदर जो खेलने का आर्ट है अभी भी जिंदा है, तो हम उससे रिलेटेड आर्ट की बात कर रहे हैं, ना कि हम उसके अंदर मतलब क्रिकेट है तो यहाँ हमने कॉमन नाउन को कैसे यूज किया है, उससे रिलेटेड आर्ट को रेफर करने के लिए, उससे रिलेटेड आर्ट को रेफर करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे कि हाउ ही रिटायर्ड अ फ्यू ईयर बैक द क्रिकेटर इन हिम स्टिल अलाइव। हमें क्रिकेट से रिलेटेड आर्ट, क्रिकेटर से जो आर्ट होता है उसको रेफर करने के लिए यूज किया, ना कि हम इसको एज ए कॉमन नाउन यूज नहीं किया है। ठीक, तो मदर इन हर, a mother in her made the lady to feed to feed the crying child। तो मदर तो एज ए कॉमन नाउन यूज होता है, तो कोई जिस जो भी औरत है अगर उसके पास बच्चा है तो माँ हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ मदर को एज ए कॉमन नाउन यूज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि मदर से रिलेटेड फीलिंग को रेफर करने की, उसके अंदर जो ममता है, ठीक है, ममत्व है, उसके अंदर जो मदर की फीलिंग्स थी उसने क्या कर दिया, उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, मदर इन हर मेड द लेडी फीड द क्राइंग चाइल्ड, तो उसके अंदर का जो ममता है उसने उसको मजबूर कर दिया उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड फीलिंग्स को रेफर करने के लिए यूज किया है, ना कि यदि कॉमन नाउन यूज किया है। क्या हो जाएगा, द मदर। जिसे हम लिखे कि द ऑफिसर इन हिम, तो अगर ये सब हम लिख रहे हैं इसका मतलब द लिखा है, द लिखा मतलब जो ऑफिसर का जो फीलिंग होता है अभी भी उसके अंदर है, तो ऑफिसर से रिलेटेड फीलिंग। तो अगर हम किसी कॉमन नाउन को उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट थिंग या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या फिर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में हमें कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल लिखना होता है। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं। क्या हमने, इफ common noun, if common noun is used to refers अगर कॉमन नाउन को यूज करें, यूज टू रेफर फीलिंग्स, क्वालिटी, or used to refer feelings quality related to it, or we can say is used as abstract noun, then use article the before it। तो अगर हम कॉमन नाउन को यूज करें क्या करने के लिए, रेफर करने के लिए, फीलिंग्स को, क्वालिटी को, या फीलिंग्स या क्वालिटी रिलेटेड टू इट, उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स है, क्वालिटी, उसको रेफर करने के लिए, और हम कह सकते हैं यूज एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम उस केस में जो कॉमन नाउन है उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक, ये हमने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
सम ऑफ क्वेश्चंस were taken from this book. Some of question were taken from this book. तो फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, मैंने लिखा कि सम ऑफ क्वेश्चंस वेर टेकन फ्रॉम दिस बुक। इसका क्या मतलब है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और उस बहुत सारे क्वेश्चन में से जो कुछ क्वेश्चन हैं वो इस बुक में से लिए गए हैं। ठीक, तो ये जो ऑफ पी पोजिशन है, ये जो ऑफ पी पोजिशन है वो क्या करता है, टोटल और उसके पार्ट को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरफ जो हमने लिखा है क्वेश्चन, ये टोटल को रेफर कर रहा है और इधर जो हमने लिखा है सम, ये पार्ट को रेफर कर रहा है। अब ये मान लो कि मैंने अगर किसी के पार्ट को, किसी भी चीज के, यानी कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई अमाउंट हो सकता है, हमने उसके अमाउंट या उसके नंबर के पार्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो क्या हमें उस टोटल के बारे में पता होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब है कि जरूर होगा। अगर हमें उस टोटल के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसके पार्ट को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो किसका पार्ट है। तो अगर टोटल ही नहीं पता है तो उसके पार्ट को हम सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? तो कुल मिला के बात ये होगा, अगर हम किसी के पार्ट को सब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह टोटल क्या होगा हमें जरूर पता होगा। ठीक, तो वह टोटल क्या होगा अगर हमें जरूर पता है, तो वो टोटल क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अब वो टोटल डिफाइंड हो गया तो उसके साथ हमें क्या आर्टिकल लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक, द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा एक और एग्जांपल कि दे हैव invited each of the members। तो यहाँ भी हमको each of the लिखना होगा। तो यहाँ each क्या करे, बस each जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव वे में यूज किया है। ईच मतलब इंडिविजुअली ईच वन पे मतलब। तो यहाँ क्या करा, ऑफ है, टोटल है, टोटल जरूर पता होगा इसलिए क्या होगा, द आर्टिकल होगा। तो अगर हम किसी भी पार्ट को एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं, किसी नंबर के टोटल के पार्ट को एज ए सब्जेक्ट या फिर कोई अमाउंट है उसके पार्ट को एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब वह जो टोटल है उसके बारे में हमें जरूर पता होगा, तभी हम उसके पार्ट को एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिख पा रहे हैं। तो मतलब वो टोटल क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अगर वो टोटल डिफाइन हो गया तो हमें उसके साथ द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हमने सम को यूज किया है एज ए, कैसे, एज ए सब्जेक्ट यानी एज ए प्रोनाउन। यहाँ भी इसको एज ए प्रोनाउन यूज किया, लेकिन जो ईच होते हैं और सम होते हैं डिटर्मिनर भी होते हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम क्वेश्चंस वेर टेकन फ्रॉम दिस बुक। तो अब यहाँ हमें कोई आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। They have invited each member। यहाँ हमें कोई आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, लॉट ऑफ, इस सब को एज ए सब्जेक्ट बना कर यूज कर रहे हैं, यानी इन सब वर्ड को एज ए सब्जेक्ट बना कर यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद जो हमने नाउन लिखा है वो टोटल होंगे और वो टोटल डिफाइन होंगे, तो उसके साथ हमें द आर्टिकल लिखना होगा। क्या क्या हमने मिटा रहे हैं,
ये जो हमारे इस प्रकार के एक्सप्रेशन है जो हम पहले भी लिखाए थे, जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हो गया सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, half of, each of, either of, neither of, कोई भी नंबर लिख दे, 5 of, 10% ऑफ। तो ऐसा हमने लिखा, और इसके बाद जो हम अगर हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशन के बाद जो हम नाउन लिखेंगे वो नाउन क्या होगा, डिफाइन होगा, और उसके बाद हमें द आर्टिकल लिखना होगा, जो कि हम एग्जांपल देखें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।